गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्रत्येक लेसन का लेसन वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। आज का अपना पहला पार्ट है स्वर्णिम बात प्रारंभ से 1206 तक। ये लेसन है 5 नंबर का। सभी लेसन के बाहर सामने दिए गए, इसी में आप देख सकते हैं। जो पार्ट काट दिए गए हैं उसके अंक 0 दे रखे हैं। जैसे 17वां पार्ट काट दिया गया तो उसका 0 दे रखा है। जैसे 13वां पार्ट भी कट गए, परिवहन एवं संचार वे भी 0 नंबर का है। तो इसे आप देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक। ये 1206 तक मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश। इसमें आपको 3 ही पढ़ने, मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश। वर्धन वंश में 3 शासक हुए थे। गुप्त काल में श्रीगुप्त संस्थापक और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अति लघुत्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है मौर्य वंश की स्थापना कब व किसने की थी? 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किसे किया था? सेल्यूकस निकेटर को। प्रश्न नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग का सम्मिलित क्षेत्र था। जैसे वर्तमान में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, काबुल है, वो क्षेत्र भी शामिल था। और भारत का पंजाब, गंगा यमुना क्षेत्र, जहाँ पर गंगा यमुना नदी बहती है वह क्षेत्र, और बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य क्षेत्र और कश्मीर इसमें शामिल थे। तो बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन से प्रसिद्ध ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है ऐनानूर और बुरनानूर, तमिल ग्रंथ है। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का उल्लेख कीजिए। इसमें आप पे से पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का उल्लेख कीजिए, तो आपने ऊपर जो 4 प्रश्न पढ़े हैं ये चारों इसके उत्तर में लिख सकते हैं, तो आपको उत्तर करेक्ट माना जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। जैसे ये चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी सेना में बहुत विशाल सेना थी, उसके द्वारा उन्हें नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था, तो मौर्य वंश का संस्थापक बना था। क्वेश्चन नंबर 2 है लघुत्तरात्मक में कलिंग युद्ध कब हुआ? इस युद्ध के क्या परिणाम हुए? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। आप उत्तर भी ऐसे लिखने की कोशिश करें। कलिंग युद्ध 261 पूर्व में हुआ। परिणाम, इसके परिणाम क्या थे अलग से पॉइंट बना दिया गया। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस व्यापक नरसंहार को देखकर अशोक ने युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया या युद्ध नीति को त्याग दिया, उसके स्थान पर शस्त्र त्याग कर भेरी घोष यानी युद्ध नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति को बनाया या अपनाई। इस युद्ध के पश्चात अशोक निग्रोध उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी संपूर्ण शक्ति जन कल्याण में लगा दी। युद्ध नीति को त्याग दिया और जन कल्याण का प्रमुख लक्ष्य बन गया। अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म का सार लिखिए। अशोक का धम्म है उसका सार लिखना है। तो इसमें अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। अशोक के धम्म का सार निम्नलिखित है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है, यह सब सभी जानते ही हैं। उनकी जानकारी दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। अशोक के अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, ज्ञान, सत्य, क्रम, शुद्धि, धम्म, साधु, सद्भावना,
कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचित रखना, प्राणियों का वध नहीं करना, माता पिता अन्य बड़ों ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति दानशीलता होना, उचित व्यवहार करना। अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। धर्म में अल्प संग्रह अल्प व्यय की कभी विज्ञान है। अल्प संग्रह मतलब धन को आप ज़्यादा संग्रह नहीं करें और अल्प व्यय बोले ज़्यादा खर्च भी ना करें, धन कम ही रखें और कम ही खर्च करें। धम्म यात्रा से आप क्या समझते? धम्म यात्रा अशोक से पूर्व विहार यात्रा के दौरान राजा पशुओं का शिकार करते थे। यात्रा का मतलब होता है कहीं पर जाना, और धम्म यात्रा में धर्म यात्रा। उससे पहले जो यात्रा होती है वो ये विहार यात्राएं थी। विहार का मतलब राजा शिकार करते थे। धम्म यात्रा पर धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो वही धम्म यात्रा है। अशोक ने इसके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। इसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा ब्राह्मणों व वृद्धों को सर्वणदान किया जाता था। धम्मा मात्र से आप क्या समझते हैं? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्मा मात्रों की नियुक्ति की, जिसके प्रमुख कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना, जिन्हें कल्याणकारी कार्य व दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कैदियों को मुक्त करना, उनकी सजा कम करना व उनके परिवारों की सहायता करना। ये धम्मा मात्र के कार्य थे। धम्म मात्र से आप क्या समझे? पिछले हमने प्रश्न पढ़ लिया है, पहला और दूसरा। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सर्वप्रथम प्रथा लिखने की शुरू किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? प्रश्न 2 है, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ईरानी सम्राट दारा द्वारा या डेरियस प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के ख्रोष्ट लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले? ख्रोष्ट लिपि के अभिलेख है वो कहाँ से मिले? अगर आपको सीधा ही प्रश्न पूछते अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो ब्राह्मी में। तो सर्वाधिक लेख कौन सी लिपि में? तो भी ब्राह्मी होगा। मतलब कौन कौन सी लिपियों में मिले हैं तो उसमें आपको सभी लिपियाँ लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के ख्रोष्ट लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? मानसेरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुए। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसको प्राप्त हुई थी? तो जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसको पहली बार पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे चारों प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं टिप्पणी में। अशोक के अभिलेखों की टिप्पणी। सर्वप्रथम अभिलेख लिखने की प्रथा अशोक ने शुरू की थी भारत में, और अशोक इसकी जानकारी ईरानी सम्राट दारा द्वारा प्राप्त हुई थी। अशोक के सर्वाधिक लेख ब्राह्मी लिपि में मिले। इसकी अन्य लिपियाँ भी जैसे ख्रोष्टी में इसके प्राप्त हुए। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की बहुत से विद्वानों ने कोशिश की, लेकिन जेम्स प्रिंसेप को इसमें पढ़ने की पहली बार सफलता प्राप्त की। सूत्रात्मक प्रश्न है, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का मूल्यांकन। उत्तर में देखिए, मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। संपूर्ण भारत को एक केंद्र के नीचे लाया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं था। केंद्रीय शासन 18 विभागों में तीर्थों में विभक्त था। इनमें महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेना और युवराज। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उपदा परीक्षण के द्वारा की जाती थी। ये जो 18 तीर्थ थे वो मंत्री, पुरोहितों की नियुक्ति उपदा परीक्षण के द्वारा होती थी। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त मंत्री परिषद भी थी। इस प्रकार केंद्रीय प्रशासन पूर्णतः व्यवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन का मूल्यांकन। वो केंद्रीय प्रशासन था, ये प्रांतीय प्रशासन। प्रांतों में किस प्रकार का प्रशासन था? अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय 5 प्रांत थे, और चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के समय 4 थे। अशोक ने कलिंग को जीता था, वो 5वां प्रांत बना था। 5 प्रांत कौन से थे? उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला,
अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी, कलिंग राजधानी तोसली, दक्षिणापंथ राजधानी स्वर्णगिरी, मध्य देश राजधानी पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यभट्ट नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे, जो विषयपतियों के दिन थे। मतलब प्रांत है, उसके बाद में उसको छोटे टुकड़ों में बांटकर विषय बना दिया गया था। विषय का प्रमुख होता था विषयपति। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समारता के दिन कार्य करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मुखिया गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। गांव का प्रमुख गोप कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, मैक्सथनीज के विवरण के आधार पर मौर्यकालीन नगर शासन का वर्णन करो। मैक्सथनीज के अनुसार नगर शासन का प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, तो 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य और 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण करना और 6ठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, तो 30 हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य काल में सैन्य विभाग की कितनी समितियों में विभक्त था? 6 समितियों में विभक्त था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य काल में सेना के कितने विभाग थे? मौर्य काल में सेना के 5 विभाग थे, पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी व सीमांत क्षेत्र की व्यवस्था कौन करता था? तो अंतपाल करता था। तो अंतपाल कौन था? तो सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी व सीमांत क्षेत्रों की रक्षा करने वाला, ये व्यवस्था करने वाला अंतपाल कहलाता था। किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विशाल या विराट सेना थी? तो यह कहता है मैक्सथनीज इंडिका नामक पुस्तिका के अंदर। इंडिका की पुस्तक किसकी थी? मैक्सथनीज की थी। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के बारे में बताइए। तो पीछे 1 से लेकर 4 छोटे प्रश्नों की उत्तर आप देख लें। मौर्य काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सम्राट। ये सर्वोच्च अधिकारी सम्राट ही था। मौर्य काल में ग्राम न्यायालय में न्याय कौन करता था? तो ग्रामणीय व ग्राम वर्द। ग्राम का जो मुखिया था ग्रामीण न्यायालय कहते हैं, पंचायत कह सकते हैं। उसका न्याय कौन करा? तो ग्रामणीय ग्राम वर्द, गाँव का व्यववर्ध व्यक्ति। मौर्यकालीन न्यायालयों के नाम बताइए। संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद स्तर के न्यायालय और सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। पाटलिपुत्र राजधानी थी, उसमें संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय थे। मौर्यकालीन धर्मस्तरीय न्यायालय के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्यकालीन धर्मस्तरीय न्यायालय के बारे में बताइए। धर्मस्तरीय न्यायालय क्या था? इस न्यायालयों के निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र के निपुण 3 धर्मस्थ करते थे। और जो धर्मशास्त्र में निपुण 3 व्यक्ति होते थे वो इसमें निर्णय सुनाते थे। यह एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। तो धर्मस्तरीय अदालत कैसी थी? तो एक दीवानी अदालत थी। चोरी, डाके, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था, संबंधित न्याय किया जाता था। मौर्य काल में साहस क्या था? तो डाके, चोरी या लूटपाट के मामले साहस कहलाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट की धर्मस्थलीय न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक परुष्य कहा जाता था। तो वाक परुष्य क्या था? वाक परुष्य कौन से मामले थे? तो कुवचन, आप किसी को गाली निकालना, ऐसे को गलत बोलना, वो कुवचन हो गया। मानहानि, किसी के सम्मान को हानि पहुंचाना या मारपीट करना, इस प्रकार के मामले वाक परुष्य में अंतर्गत आते थे। मौर्यकालीन कंटक शोधन न्यायालय के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्यकालीन कंटक शोधन न्यायालय के बारे में बताइए। कंटक शोधन फौजदारी अदालत और न्याय कार्य 3 प्रतिष्ठित व 3 अमात्य करते थे। धर्मस्थली में 3 धर्मशास्त्र के जानकार व्यक्ति बैठते थे। और कंटक शोधन में फौजदारी अदालत है, तो न्याय का कार्य 3 प्रतिष्ठित या 3 अमात्य करते थे। आप 3 अमात्य याद रखें, सरल याद रहेगा। इसमें नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामाता तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहते थे। नगर का जो न्यायाधीश था उसे व्यावहारिक महामाता तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। अब है लघुतरात्मक प्रश्न 10, मौर्यकालीन न्याय का वर्णन करो। पीछे 1 से लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर
आप देख लें, मौर्य न्यायालय का व्यवस्था का वर्णन आ जाएगा। इससे कि आपको भी दोबारा याद नहीं करनी पड़े, पिछला है वो आप उसको विस्तार से लिख दें तो मौर्य न्यायालय का संपूर्ण वर्णन इसमें समाहित हो जाएगा। अगला गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी? जैसे देखिए तो उत्तर में कला एवं साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यह स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये आप लाइन में सबसे पहले लिखें। उसके बाद जिससे साहित्य गुप्त काल में कालिदास, शूद्रक, विशाख जैसे विद्वान हुए। दूसरा गणित व ज्योतिष, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। कला, गुप्त काल में शिखर मंदिर निर्माण, देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर पहली बार किया गया। अजंता की गुफा 16 व 17 महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ, नालंदा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति, एरण से प्राप्त गुप्त काल की प्रमुख देन है। बाघ, अजंता, बादामी गुफाओं से गुप्त कालीन चित्रकला के अवशेष मिले। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि गुप्त काल में सांस्कृतिक दृष्टि से भी उन्नति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की विजयों पर प्रकाश डालिए। बंगाल के गौड़ शासक संस्थान पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। वह वल्लभ भी विजय प्राप्त की। पुलकेशी सिंधित्य के साथ युद्ध किया। ये किसकी वजह थी? तो हर्षवर्धन की। 3 विजय याद रखें। बंगाल के गौड़ शासक संस्थान को हराया, वल्लभी पर विजय प्राप्त की और पुलकेशी सिंधित्य के साथ युद्ध किया था। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रश्न नंबर 1 निष्प्रिंट है, 1 नंबर दे रखा दोबारा। तो इसमें महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हर्ष कौन से धर्म का अनुयायी था? तो महायान बौद्ध धर्म का, जिसका अशोक था, द्वितीय अशोक भी कह सकते। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संग पर दान पुण्य आदि करने के लिए महोत्सव में कौन सा चिन्ह यात्री सम्मिलित हुआ? तो वेनसांग। तो छठे महोत्सव में शामिल हुआ था। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चिन्ह यात्री भारत आया था? तो वेनसांग। हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, PNR, इसे याद रख सकते हैं। P से प्रियदर्शिका, N से नागानंद और R से रत्नावली, PNR। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वानों के नाम, बाणभट्ट, कादम्बरी, हरचरित के लेखक मयूर, सुबुंद, मातंग, दिवाकर, ईशान, यह शब्द के दरबारी कवि थे। लघुत्तरात्मक प्रश्न 13, हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों के उत्तर आप देख लें। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला, मैसूर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, यूनानी लेखों में बिंदुसार का क्या नाम मिलता है? तो एमिथ्रोचेटस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो भद्रसार। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह के दमन के लिए उसने किसे भेजा था? तो क्रमशः अशोक व सुसीम को भेजा गया था। आपकी किताब में ऐसे ही लिखा गया है कि अशोक व सुसीम को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो डायमेक्स को भेजा था। एंटियोकस ने डायमेक्स, तो कै और सै, इसमें कै और सै दोनों। बिंदुसार के राज दरबार में मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो डियानियसियस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौटिल्य। पुस्तक इसकी अर्थशास्त्र। कौन से अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है? तो मास्की व गुर्जर अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, जिसे आप सभी जानते हैं। यह राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी अशोक का नाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, बरार की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु कौन सी 4 गुहाओं का निर्माण करवाया? तो सुदामा, चापर, विशोधो, प्रयोगकरण। अशोक ने बोध गया तथा लुम्बिनी की यात्रा कब की थी? तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया था और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। तो यहाँ पर करा वो घटाकर 1/8 कर दिया था।
अशोक का रूमंदी अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अशोक के रूमंदी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 17, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग, राज्य के कितने अंग है? राज्य के 7 अंग है। कौन से? तो राजा, अमात्य, जनपद, ध्रुव, कोश, सेना, मित्र। मैक्सवेल की पुस्तक का नाम? अंबिका। मैक्सवेल किसके समय राजदूत में बात आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सवेल के इंडिका के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बांटा गया है? 7। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण, सभासद, अन्य शासक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। गुप्त संवत कब किसने चलाया था? 319 बीसी ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? महाराजाधिराज की। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण कहाँ से मिलता है? तो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। किस शासक को सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया? समुद्रगुप्त। कविराज व अश्वमेध कर्ता किस शासक को कहा गया? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके करवाया था? तो वाकाटक राजा रुद्रसेन से करवाया था। रुद्रसेन याद रखें, रुद्रसेन से करवाया था। प्रभावती का विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन। वाकाटक उसका शासक था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी पदवी धारण की थी? विक्रमादित्य। शकारी भी कहा जाता है। शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्कंदगुप्त ने कौन सा अभिलेख लिखवाया था? तो जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था स्कंदगुप्त ने। हुणों को पराजित करने वाला गुप्तवंशीय शासक कौन था? स्कंदगुप्त। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किस गुप्तवंशीय शासक ने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। कौन से गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों ने। किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, कालिदास की 2 रचनाओं के नाम? तो विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत। आप कौन सी 2 याद रख सकते हैं? शूद्र की रचना का नाम बताइए। शूद्र की रचना मर्च्छकटिकम। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। तो विशाख दत्त किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस की। हर्षवर्धन की 29 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राज्य की राजधानी का नाम? तो कन्नौज। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर आक्रमण कब जीता था? 606 ईस्वी में। थानेश्वर का शासक कब बना था? 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना था। ये था अपना पहला लेसन।